देखो अभी, हाँ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड जी की वैल्यू आपको कितना ले लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है, ठीक है ना। एंड सिचुएशन इज दिस, यहाँ पे सिचुएशन ये ले रहा हूं मैं। ये एक रफ सरफेस है और यहाँ पर आपने एक ब्लॉक रख दिया, इसका मास है 2 kg, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट इज 4.4। यहां से एक स्ट्रिंग लिए और इस स्ट्रिंग से फिर हमने एक दूसरे ब्लॉक को यहाँ पर लटका दिए भाई, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे ब्लॉक को लटका दिए, इसका मास 3 kg है एंड सपोज इट इज M2 एंड इट इज M1। समझ गया या नहीं सिचुएशन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है या फिर ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए या नहीं? एक मिनट सर। हाँ देख लो, अभी क्वेश्चन देख लो पूरा। सर न्यू की वैल्यू 0.4 ही दी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी ना? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम नहीं बता सकते अभी कितनी। नो सर, मतलब वो न्यू की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन अगर और मान लो ये स्लाइड हो रहा है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्सीलरेशन में भी 0 हो सकता है और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक कहीं तक भी हो सकता है। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन को तो पहले से बता ही नहीं सकते, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा, ठीक है ना। स्टैटिक मत बोलो, स्टैटिक की वैल्यू तो 0 से लेके लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकती है। तो अभी फोर्सेस लिखते हैं अपन यहाँ पे। ये कौन सा आ गया यहाँ पे, mg। ये हो गया टेंशन फोर्स, इधर पे ये हो गया टेंशन फोर्स, फिर यहाँ पे ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया mg। समझ गया या नहीं? और कोई फोर्स मिस कर रहा है क्या अभी अपन? फ्रिक्शन फोर्स सर। हाँ, क्योंकि टेंशन फोर्स इधर लगा है, तो ये भी हो सकता है कि ये स्लाइड हो जाए और ये भी हो सकता है कि ये स्लाइड ना हो, सिर्फ इच्छा है इसकी स्लाइड होने की, क्योंकि ये टेंशन फोर्स आ गया ना यहाँ पे। तो इसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, बट अभी हमें नहीं पता है कि ये फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक वाला है कि स्टैटिक वाला है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आपको दिख रहा है, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg, हाँ या ना? ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है ना, या फिर m1g के बराबर है। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू m1g और ये m2g है, दिस इज m2g एंड दिस इज m1g। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, दिस इज m1g एंड इट इज 2 into 10 and that is equals to 20 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 20 न्यूटन। अब जब भी आपको फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप सीधे सीधे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पहले से कैलकुलेट करके रख लो और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पहले से कैलकुलेट करके रख लो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एंड काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दोनों के सेम दिए हुए हैं, अलग अलग नहीं दिए हैं। तो Fs maximum is equals to f of k and that is equals to mu into normal and it is 0.4 into 20 Newton. So after solving it comes out to be 8 Newton. समझ गए? ये 8 न्यूटन आ गया यहाँ पे। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? Yes, sir. है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एंड काइनेटिक फ्रिक्शन अगर है तो ये 8 न्यूटन है, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो 8 न्यूटन है और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो अभी हमें नहीं पता कि कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है,
है ना, क्वेश्चन को कैसे सोचना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? दो पॉसिबिलिटी होंगी, बताओ जल्दी से। हेलो, दो पॉसिबिलिटी आएंगी ना, या तो ये रेस्ट पे भी हो सकते ना बेटा, कि टेंशन फोर्स उतना सफिशिएंट नहीं है जिससे यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक कर पाए या लिमिटिंग वैल्यू को ब्रेक कर पाए या इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर सके। तो हम पहले एक एज्यूमशन लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं यहाँ पे, लेट assume that, वैसे तो दोनों एक ही बात है, लेट लिख दिए तो फिर assume लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। assume that ऐसा हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे हम पहले assume कर ले रहे हैं। now assuming that block does not slide, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, हमने ये assume कर लिया यहाँ पे, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, ये M2G कितना आएगा, यहाँ पर ये जो M2G हमने लिखा है ये कितना रहेगा, दिस M2 is 3 into 10 कितने न्यूटन आएगा, ये 30 न्यूटन रहेगा, है ना। ठीक है, समझ गए कि नहीं। और हमने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहे हैं। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहे हैं तो फिर ये कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, ब्लॉक अगर स्लाइड the friction at on M1 is Fs, मतलब स्टैटिक रहेगा, है ना। तो अब बेटा देखो, अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे है, इसका मतलब टेंशन फोर्स की वैल्यू कितने न्यूटन आएगी, 30 न्यूटन। assuming that block does slight friction on M1 is Fs and this is static, and also the tension force is equals to M2G and it is 30 न्यूटन। तो ये टेंशन फोर्स 30 न्यूटन यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक पहुंच गया 30 न्यूटन। ठीक है, टेंशन फोर्स। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब टेंशन फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल आनी चाहिए, हाँ या ना, जवाब देना। अरे भाई, यहाँ पर ये टेंशन ये लग रहा है, फिर यहाँ पे पहुंच के ये लग रहा है, तो ये रेस्ट पे कब रहेगा, जब ये टेंशन फोर्स किसके बराबर हो, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो। अरे समझ गए या नहीं, हेलो, यस सर, है ना, समझ गए। तो इधर पे लग रहा तुम्हारा टेंशन फोर्स T और पीछे लग रहा तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये ब्लॉक है यहाँ पे रेस्ट पे, दिस इज M1। ठीक है, रेस्ट पे मतलब टेंशन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए। बट हमने पढ़ा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू Fs मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन टेंशन है और टेंशन फोर्स कितने न्यूटन है, 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन इज लेस देन इक्वल्स टू Fs मैक्सिमम कितना आ सकता, 8 न्यूटन। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, अभी बताओ। यहाँ पे ये जो लास्ट में आया हमारा कि Fs की वैल्यू कितने न्यूटन हो गई, यहाँ पे T is equals to Fs and it is equals to 30 न्यूटन। इस और यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि भाई Fs की वैल्यू हमेशा Fs मैक्सिमम से छोटी या बराबर होती है। तो Fs की वैल्यू हमारे एज्यूमशन से 30 न्यूटन है और Fs मैक्सिमम कैलकुलेशन करने पे 8 न्यूटन है। क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है? गलत है। गलत है सर। गलत है ना? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या गलत हो गया, बताओ जल्दी से, क्या गलत हो गया सर? काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्या गलत हो गया? अज्यूमशन ना, गलत हो गया। ये अज्यूमशन गलत हो गया ना फिर। सर हाँ यस सर, अजम्पशन। ठीक है, अज्यूमशन गलत हो गया भाई। अगर ये गलत आ गया यहाँ पे तो हमारा एज्यूमशन गलत है। बिल्कुल सही, एज्यूमशन गलत हो गया क्योंकि ये स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, तो हमारा एज्यूमशन गलत हो गया। क्या गलत हो गया एज्यूमशन की, भाई ये ब्लॉक कैसा है, रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट पे रहेगा तो ऑफकोर्स ये भी रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ये एज्यूमशन गलत हो गया। एज्यूमशन गलत हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक डज नॉट रिमेन्स एट रेस्ट।
ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रह सकते, ये एज्यूम्पशन गलत हो गया। सो देयरफॉर आवर assumption is wrong, अपना जो assumption है वो wrong हो गया। यहाँ पे शायद दिख नहीं पा रहा होगा, वहां पे नीचे थोड़ा सा स्पेस भी कम है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस इज 30 न्यूटन इज लेस देन इक्वल्स टू 8 न्यूटन, ठीक है, which is not possible, which is not possible, है ना। so therefore our assumption is wrong, and अपना assumption क्या है कि ब्लॉक रेस्ट पे है। our assumption is wrong and block will slide, ब्लॉक स्लाइड होंगे, और ब्लॉक अगर स्लाइड होंगे तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो एज्यूम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, ये डेटा देखकर और ये सिचुएशन देखकर क्या आप ये वाला जो पार्ट है इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस पे। क्या ये जो टर्म हमने लिखा, जो एज्यूम्पशन हमने लिखा है, ये हमारे माइंड में ही हो सकता है क्या? क्या ये जो पोर्शन है ये हमारे माइंड में हो सकता है कि हमको लिखने की जरूरत नहीं है? ये मैंने तो ये लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्या ये जो पोर्शन है ये हमारे माइंड में ही हो सकता है क्या? हम ऐसा डायरेक्ट सोच सकते हैं क्या सीधा सर सीधा? हो तो सकता है पर समझा नहीं। क्या चीज? वो समझा नहीं सर, कौन सा नहीं समझा बेटा? वही अज्यूमिंग जो आपने किए। पढ़, फिर से पढ़ जरा, पूरी सिचुएशन देख, सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है और जो अज्यूम्पशन है वो भी लिखा हुआ है, उसको पूरा पढ़ो एक बार। मैं रुका हुआ हूं, फिर क्वेश्चन आंसरिंग करो। क्वेश्चन आंसरिंग करोगे तो फिर जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो पहले पूरा देखो जितना लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन आंसर करो। सर इसमें एक्सेलरेशन 11 आएगा? क्या बेटा? एक्सेलरेशन की वैल्यू 11 आएगी इसमें? वो अभी निकालना पड़ेगा ना, अभी अपने को भी नहीं पता, है ना। नहीं 11 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, अभी निकालना पड़ेगा ना। अभी तुम दोनों में लगाना पड़ेगा। अगर एक्सीलरेशन है तो एक का अकेला थोड़ी एक्सीलरेशन रहेगा, एक्सीलरेशन तो दोनों को रहेगा। हाँ बोलो सर M2 में फ्रिक्शन का लग रहा। M2 में फ्रिक्शन क्यों लगेगा भाई? सर आपने लिखे ना सर। कहाँ लिखा हूं मैंने M2 में फ्रिक्शन? सर वो देखो टेंशन इक्वल्स टू M2G लिखे, हाँ उसके नीचे देखो सर आपने लिखे T इज इक्वल्स टू FS। अरे देख, ये वाली जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई है? फिर से पढ़, ये T इक्वल्स टू M2G, ये रेस्ट पे दिख रहा है आपको। ये वाला जो ब्लॉक है, देख ये T ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ पर, ये कौन से वाले ब्लॉक पे आप देख रहे हैं? M2 पे। और M2G किधर लग रहा है? नीचे इसी। और अगर ये रेस्ट पे है यहाँ पर, ये रेस्ट पे है, तो ये T इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? M2G के बराबर आएगा ना। तो ये किस पे लिखे हो तुमने? M2 पे लिखे हो। और ये किस पे लिख रहे हो आप? M1 पे। नमन, ये इक्वेशन किस पे लिखी गई है? इस पे लिखी गई है। और ये वाली इक्वेशन किस पे लिखी गई है? ये वाले ब्लॉक पे लिखी गई है, ठीक है। रस्सी ने क्या किया, स्ट्रिंग ने क्या किया, ये जो टेंशन फोर्स है उसको यहां तक लेकर गई, रस्सी ने कनेक्ट करी ना दोनों को, तो यहाँ जो टेंशन फोर्स है वही टेंशन फोर्स यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। मतलब दोनों का टेंशन फोर्स सेम है। वो तो आएगा ही ना सेम दोनों पे, एक ही रस्सी में, और रस्सी टाइट है ना, और आइडियल भी है, तो सेम ही रहेगी ना। समझ गया, ओके सर। है ना। जो स्ट्रिंग की कंडीशन में हमने पढ़े कि अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो सभी जगह पे टेंशन फोर्स एक जैसा होता है, तो जितना टेंशन फोर्स यहाँ पर होगा उतनी टेंशन फोर्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो टेंशन फोर्स है ना, वेदर द बॉक्स इज एक्सीलरेटिंग और एट रेस्ट, अगर ये एक्सीलरेट हो रहा है तब भी वही टेंशन रहेगा दोनों जगह पे, और अगर रेस्ट में तब भी वही टेंशन रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग के मूवमेंट या रेस्ट पे होने से टेंशन फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, समझ गए। अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो, अगर नॉन आइडियल स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन होने से टेंशन फोर्स अलग आएगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो टेंशन फोर्स अलग आएगा। लेकिन आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स बिना कुछ कंडीशन के सभी जगह पर एक जैसी होती है। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ, यस सर। तो मेरा ये पर्पस था यहाँ पे कि ये जो एज्यूम्शन हमने लिखा है, ये एज्यूम्शन हमको लिखने की जरूरत ना पड़े, ये हमारे माइंड में कैलकुलेट हो, ये एज्यूम्शन हमारे ब्रेन में चलते रहे, हमारे माइंड में चलते रहे, है ना, ओरली चलते रहे, हमको लिखने की जरूरत ना पड़े। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? ये जो एज्यूम्शन आपने लिखा है यहाँ पे, ये हमारे माइंड में ही चलते रहे। ठीक है, ये जो एज्यूम्शन हमने लिखा ये हमारे माइंड में चल रही है। ये किसके लिए लिखे आपने? दिस इज फॉर M1 ब्लॉक के लिए, और ये किसके लिए लिखे आपने? M2 ब्लॉक के लिए। ये M2 ब्लॉक के लिए और ये M1 ब्लॉक के लिए लिखा। तो स्ट्रिंग आइडियल लिए थे। हाँ, स्ट्रिंग इज आइडियल। अगर कुछ नहीं बोला गया स्ट्रिंग के बारे में तो उसको आइडियल ही मानना है। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो फ्रिक्शन ऑन M1 इज Fs, और ये स्टैटिक आगे क्योंकि आपने ये एज्यूम्शन लिया, तो अगर ये रेस्ट पे तो ये भी रेस्ट पे रहेगा। ये रेस्ट पे तभी रहेगा जब टेंशन फोर्स इसके वेट के बराबर आएगा, इसलिए T इज इक्वल टू M2G मैंने लिखा, एंड इट इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और ये टेंशन फोर्स फिर यहाँ पर भी आ गया। लेकिन M1 पे जो दो फोर्स लग रहे थे, पीछे की तरफ स्टैटिक और सामने की तरफ टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक, और ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे? 30 न्यूटन आ गई। ये 30 न्यूटन कहाँ से आ गई? यहां से आपने रखे ना ये 30 न्यूटन। ठीक है, यस सर। अभी क्लियर हो गया पूरा कि नहीं? नमन, हो गया ना सर? हो गया। तो अभी मुझे ये बताओ, ये क्या आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो क्या? माइंड में ही ऐसा सोच सकते हो क्या? सीधा सीधा ये सब सर, लिखने की जरूरत ना पड़े क्या? इजी तो है कोई सर। कोई और दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो क्या? कोई बताओ अभी। माइंड में ही आपको ये सोचना है, कोई दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो क्या? और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले तो, है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। चलिए, ठीक है। क्या और दूसरे तरीके से कोई इसको सोच सकता है, थिंक कर सकता है? ठीक है, कोई और सोच सकता है अलग तरीके से? हेलो, बताओ जल्दी से। हाँ रोशन बोलो। वीडियो डाल देना ना जल्दी से। हाँ हाँ, इसका वीडियो क्लास के जस्ट बाद ही डाल दूंगा मैं। ये समझ गया? कोई और अलग तरीके से सोच सकते हो क्या? और एनीबॉडी? अमन, आप ही बता दो सर। मैंने तो, मुझे जो तरीका वो तो मैंने बता दिया, अब आपके पास कोई तरीका है तो वो बताओ, तो फिर मैं जस्टिफाई कर दूंगा। सर फ्रिक्शन को सरफेस को स्मूथ पकड़ के पहले सॉल्व करेंगे, फिर फ्रिक्शन माइनस कर लेंगे तो स्मूथ करके सॉल्व करेंगे। अगर मान लो तू फ्रिक्शन गायब कर देगा तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा ना रे। हाँ सर, फिर उसके बाद में फ्रिक्शन ये करके मींस माइनस कर लेंगे फ्रिक्शन फोर्स। नहीं, बराबर नहीं है वैसे सोचना। ठीक है, बराबर नहीं है, जैसा है उसको उसी के सर कुछ हिंट दो ना। देखो, मेरा जो सोचने का तरीका वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया कि मैं ऐसे चलूंगा। अगर आपके पास कोई डिफरेंट मेथड है सोचने की तो वो आप बताओ, तो फिर मैं बताऊंगा ना। मुझे जो बताना था वो तो मैंने बता दिया। आपके पास कोई और तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो वो आप डिस्कस करो। मुझे जो आता वो तो मैंने बताया ना। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ, आप क्वेश्चन अच्छे से समझे हो कि नहीं? क्वेश्चन, हेलो, समझ गया सर। क्वेश्चन अच्छे से समझे हो कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो फिर जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिए?
यस सर। देख, मेरा ये पर्पस था कि मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं ये नहीं लिखता, ये मेरे माइंड में ही कैलकुलेट हो जाता, मैं माइंड में ही इसको सोच लेता। मैं दोनों तरीके से सोचता। सबसे पहले तो हम ये सोचते कि भाई ये रेस्ट पे है और हम ब्रेन में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर ये रेस्ट पे है, देखो सोचेंगे कैसे, इसको थिंक कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझ सुनना है। मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं ये कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत मुझे, और आगे धीरे धीरे जब आपकी भी प्रैक्टिस होगी तो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो कुछ पोर्शन आपके ब्रेन में ही कैलकुलेट होते जाएगा। ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो ना, तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपके ब्रेन पे ही होते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर चीज के लिए हम पेन चलाएं। तो मैंने तो लिखा है आप लोगों को समझने के लिए, बट हम माइंड में कैसे सोचते सीधे सीधे, हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते, नॉर्मल निकालते, उसके बाद ये वैल्यू निकाल लेते, ये हमको पता चल गई। अब हम कैसे सोचते, मान लो ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो टेंशन फोर्स इसके वेट के बराबर हो गया, ये 30 न्यूटन, तो ये बन गया 30 न्यूटन, यहां से पहुंच के ये हो गया 30 न्यूटन। अब पीछे रेस्ट पे बोल रहे हैं हम, रेस्ट पे है, सामने लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, और पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ही 8 न्यूटन है। तो सामने तुमने लगा दिया 30 का और इधर मैक्सिमम 8 तक का लग सकता है, तो फिर ये तो भैया रेस्ट पे रह ही नहीं सकता, इसको स्लाइड होना पड़ेगा। तो हम ये वाला जो एज्यूम्शन है वो ब्रेन पे हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम अब डायरेक्ट क्या करते हैं कि भाई ये स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा मतलब इसका एक्सीलरेशन है, इसका भी एक्सीलरेशन है, तो हम सीधे काइनेटिक फ्रिक्शन लिख के आगे प्रोसीड कर लेते। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? सर हेलो, अगर ब्लॉक अज्यूम ये किए रहते कि ब्लॉक मूव कर सकता है तो फिर पहले अगर ये एज्यूम्शन लेने की पहली कि मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप अभी वो सेकंड पार्ट अब मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया ना आप लोगों का। अब सेकंड पार्ट में ये है कि भाई ये हमारा एज्यूम्शन हो गया फेल। अगर ये एज्यूम्शन फेल हो गया तो फिर आपको अब दूसरे, मतलब ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है, और ब्लॉक रेस्ट पे अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ एक्सीलरेट होगा, और ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे एक्सीलरेट होगा। समझ गए? दोनों के एक्सीलरेशन सेम रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे? सेम रहेंगे। आइडियल स्ट्रिंग से अटैच है, और आइडियल स्ट्रिंग से अटैच है, मान लो नॉन आइडियल भी रहती तब भी सेम ही आता एक्सीलरेशन। तो क्योंकि अगर ये इतना एक्स इधर चलेगा तो रस्सी तो टाइट ही है भाई, ये भी नीचे एक्स आएगी उतर के, तो ये तो कांस्टेंट जो रिलेशन है वही है कि रस्सी के साथ कनेक्ट होने के कारण जितना ये नीचे आएगा उतना ये हॉरिजॉन्टल चलेगा, मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट एक जैसे होंगे, दोनों की एट अ टाइम पे वेलोसिटी सेम रहेगी, एट एनी टाइम पे इनके एक्सीलरेशन भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। तो अब अपना जो सेकंड एज्यूम्शन है यहाँ पे कि भाई ये स्लाइड हो रहा है, तो ये स्लाइड हो रहा है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और उसके कारण यहाँ पे क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारा जो पहला एज्यूम्शन था वो रॉन्ग हो गया था, तो अब सेकंड पार्ट में अपन ले रहे हैं नाउ, assuming block is sliding। दो ही चीज हो सकती है, या तो स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। assuming block, कौन सा वाला ब्लॉक यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, किसको लिखेंगे हम, ये तो नीचे गिर रहा है, ये स्लाइड नहीं हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है एक्सीलरेशन से। तो जो सेकंड एज्यूम्शन है, assume m1 is स्लाइडिंग। अगर ये स्लाइड होगा तो फिर यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा इस पर, यहाँ पे जो फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है, इस पे जो फ्रिक्शन आएगा m1 पे वो f of k रहेगा, और हमने वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आपको, सो देयरफॉर बोथ हैव सेम एक्सीलरेशन, दोनों के एक्सीलरेशन सेम है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, m1 पे भी और m2 पे भी। तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन कौन बताएगा बोल के, न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन कैसे लिखोगे, इस पे मतलब 30 minus 20 is equals to 5 है। ये पहले इस पे लिख दो बेटा, m2 पे न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखो, m2 पे क्या आएगी,
30 माइनस टी इक्वल्स टू M2A। समझ गए या नहीं? यस सर। या अगर आप 30 नहीं लिख रहे हो तो फिर M2G लिख दो। उसके बाद आप M1 पे लिखो। इस पे इक्वेशन लिख के बताओ जल्दी से, न्यूटन्स लॉ के। इस पे सेकंड लॉ की M1 ये तो हो T गया ना। minus इस डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन में थोड़ी एक्सीलरेशन है, नेट फोर्स तो इधर लग रहा ना, इधर एक्सीलरेशन है। तो सेकंड लॉ की इक्वेशन हमेशा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के लिए लिखना हमको, ठीक है? तो सर टी माइनस एफ के इक्वल्स टू M1A। माइनस एफ के इज इक्वल्स टू M1A, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो ये टी और ये टी कट गया तुम्हारा, कितना बचा ऐड करने पे? दिस इज M2G minus f of k is equals to M1 plus M2 into A बचेगा। तो एक्सीलरेशन विल बी M2G minus f of k upon M1 plus M2, वैल्यू पुट कर लो। दिस इज 30 एंड ये हो गया 8 और दोनों का सम 3 प्लस 2, दिस इज 5। अरे समझ गए या नहीं? तो सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा? ये दिस इज 22/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया इसका एक्सीलरेशन। समझ गया या नहीं? जल्दी बताओ। 1 मिनट सर। हाँ, देख सर लो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते क्या? कैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बेटा। सर इन सब की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट करके। जैसे इक्वेशन 1 पे, हाँ लेकिन इक्वेशन 1 पे देख, तू M2G की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेगी 30 है, लेकिन T की वैल्यू यहाँ नहीं पता अभी। T की वैल्यू 30 नहीं होगी, ध्यान रखना। T की वैल्यू 30 नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है, मतलब वेट टेंशन से ज्यादा है। T की वैल्यू यहाँ 30 नहीं है। T की वैल्यू 30 कब सोचे थे हमने कि अगर ये रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी होता ना तो फिर यहाँ पे आप स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लिखते, तब भी आप यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन ही लिखते। अगर ये मूव करता कांस्टेंट वेलोसिटी से तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता, तब भी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन रहता। हम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं सोचते। तो ये नीचे एक्सीलरेट हो रहा है, और नीचे अगर एक्सीलरेट हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है इसका जो वेट है वो टेंशन फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, अगर मान लो तुम ऐसा सोच रहे हो कि भाई एक्सीलरेशन भी, ये भी 30 ले ली, ये भी 30 माइनस 30 0, एक्सीलरेशन 0, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो ये एज्यूम्पशन भी रॉन्ग हो गया तुम्हारा, सेकंड वाला भी। ऐसा थोड़ी होगा। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती ना यहाँ पे। दो पॉसिबिलिटी कौन सी? कि या तो ये रेस्ट पे रहेगा पूरा सिस्टम, या फिर ये एक्सीलरेट होगा। ठीक है, या तो रेस्ट पे रहेगा या एक्सीलरेट होगा। अच्छा, कोई ऐसा जादू नहीं होगा कि इधर चला जाएगा किसी भी कंडीशन। जब तक आप यहां से इधर पे इसको नहीं खींचोगे तब तक इधर मूव नहीं कर सकता। ये कोई ऐसा ऑटोमेटिक कोई जादू नहीं होगा यहाँ पे। मतलब या तो ये रेस्ट पे रहेगा या फिर ये एक्सीलरेट होगा नीचे। तो ये दो ही एज्यूम्पशन हो सकते हैं। अभी क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? सर अगर सेकंड इक्वेशन से t की वैल्यू M1A प्लस f के कर दिए रहते तो? किसमें? सेकंड इक्वेशन में? यस सर, उससे t की वैल्यू निकाल के अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दिए रहते तो वो भी तब भी हुआ? ना, तुम देखो, तुमने दो इक्वेशन निकाल लिए ना, 1 और 2। यस सर। अब तुमको जो भी तरीका आता है सॉल्व करने का वो लगा लो। ठीक है, आंसर यही आएगा लेकिन एक्सीलरेशन का। आप इक्वेशन 2 से t की वैल्यू को लिखो और उसको सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट पे, या दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर दो। आपको जो भी तरीका आता, मैथमेटिकल तरीका, जो भी अलजेब्रा आपको आता वैसा सॉल्व कर सकते हो फिर। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर 1 मिनट रुक जाओ। सर पेज नंबर 2 है ना ये? हाँ, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पेज नंबर 2 लिख रहा हूँ। तो एक्सीलरेशन निकल गया, अभी क्लियर हो गया कि नहीं? अरे क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी? सर हाँ सर, इसमें 3 kg का वेट नीचे लगा है, मतलब वो ग्रेविटी से नीचे खींच रहा है, और यहाँ पे 2 kg का है, तो सर 3 kg का बड़ा हो गया। तो सर ये उसमें फर्स्ट अज्यूम्पशन न लगा के डायरेक्ट सेकंड पे आ सकते थे? डायरेक्ट सेकंड पे आ सकते थे,
क्योंकि सर 3 kg का मास ज्यादा है तो सर वो डायरेक्टली खींचेगा ही ना वो अगर मान ले मैं इसको 2 kg का कर देता तो तो सर सिचुएशन से मुझे नहीं, इसको 2 kg का कर दे तू, और इवन 1 kg का कर दे, इससे भी वैसे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। मैं इसको 1 kg का कर दूं ना, तब भी जो आंसर है, चलो ये पेज नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? ओके डन। पेज नंबर 3। अभी इसके मन में एक क्वेश्चन आए कि सर ये डायरेक्ट 3 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन लेके करते, मतलब पहले एज्यूम्पशन को हम स्किप कर देते, डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर लेते। अगर मान लो मैं इसको 1 kg कर दूं, तब भाई 10 अरे कितने न्यूटन आएगा? 10 न्यूटन। ये एज सच इतना ही है, ये कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन। तो अब ये 10 न्यूटन है, तो अब हमारे दिमाग में कौन सा वाला आता? सीधा सीधा पहला वाला एज्यूम्पशन सोचते फिर तो। यस सर। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, पहला वाला एज्यूम्पशन यहाँ पर भी रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि अगर मान लो ये रेस्ट पे है, मैं एसिलेशन छुपा लूं, तो ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, चलो एसिलेशन नहीं ले रहे अपन, ये 10 न्यूटन, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो 8 तक ही है, तो यहाँ पर तो 10 न्यूटन आ गया, मतलब ये तो यहाँ पर भी फिसल रहा है। समझ गए? मीन सर वेट ज्यादा हो या कम हो सिचुएशन। हाँ, वेट ज्यादा हो या कम हो, जब तक आप दोनों डायमेंशन में नहीं सोचोगे, दोनों डायमेंशन का मतलब ये हो गया, जब तक आप दोनों तरीके से नहीं सोचोगे तब तक क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर सकते हो, जबकि है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो आपको दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए अभी? यस सर। है ना, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो एसिलेशन कितना जाएगा, इसका फर्स्ट एज्यूम्पशन रॉन्ग हो गया, तो अब ये सेकंड एज्यूम्पशन आपका इसी तरह से चलेगा, एंड हियर इट इज 10, और ये कितना बचेगा फिर बेटा, दिस इज 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या जाएगा, इसका एसिलेशन आ जाएगा। अगर आपने इसको 1 kg लेकर भी किए तो भी एसिलेशन आ रहा है, रुका नहीं। हाँ, अब इससे थोड़ा और कम कर दो तुम, 0.8 kg कर दे, तब क्या होगा? 0.8 kg। इस पेज का सर तब स्टार्ट। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए क्या? जी सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 0.8 कर देता हूँ, 0.8 किया तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 8 न्यूटन, आ गया कि नहीं? 8 न्यूटन, और ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन भी यहाँ पर 8 न्यूटन है, ये भी 8 है, तो अब हमारा जो पहला एज्यूम्पशन है वही करेक्ट हो गया, ये एसिलेट नहीं होगा यहाँ पे। समझ गए अब? सर समझ गए या नहीं? फिर एक्सीलरेशन 0 होगा, है ना? हाँ, अब इसमें एक्सीलरेशन कितना आएगा तुम्हारा? 0, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा बेटा। यहाँ पे अगर तुमने सिस्टम को रेस्ट से रखा है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर स्लाइड करके रखा है यहाँ पे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा फिर इस केस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अज्यूम्पशन है पहला वाला ही सही आ जाएगा। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, लेट m1 इज एट रेस्ट, तो ये वाला भी रेस्ट पे आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे t इज इक्वल्स टू m2g एंड इट इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन आ गया, एंड देयर एंड आल्सो अगर हम m1 की बात करें तो m1 वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, सामने की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिससे इस m1 ब्लॉक, और हमने इसको रेस्ट पे माना है, ये एज्यूम्पशन है हमारा। तो ये तभी पॉसिबल है जब टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू स्टैटिक, एंड सिंस स्टैटिक इज लेस देन इक्वल्स टू एफएस मैक्सिमम, तो ये वाली वैल्यू t है, t इज लेस देन इक्वल्स टू एफएस मैक्सिमम, और टेंशन फोर्स कितना 8 न्यूटन, और ये भी 8 न्यूटन है, तो ये तो बराबर हो गया। सो देयरफॉर आवर assumption is correct। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, सो दिस इज पेज नंबर 4।
अब ये पेज नंबर 4 आ गया। अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, ले लिए स्क्रीनशॉट? नहीं सर। ओके। अब पेज Yes, नंबर sir. हाँ, पेज नंबर 5 देखो। अभी इसको 0.8 की जगह मैं 0.4 कर देता हूँ, 0.4 kg। तब क्या होगा भैया? ये बन गया तुम्हारा 4 न्यूटन। अब पहले आपको फर्स्ट रेस्ट वाले एज्यूम्पशन से ही चलना पड़ेगा, हाँ या ना? अरे समझ गए? अब बताओ, अभी एसिलरेट होगा कि अभी रेस्ट पे रहेगा? और अगर है रेस्ट तो पर ही रहेगा। फ्रिक्शन कितना आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा? 4। हाँ, अब स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लेट m1 is at rest, so therefore m2 is also at rest, and therefore tension force is equals to m2g is equals to 4 न्यूटन। ठीक है, तो m1 पे जो फोर्स है यहाँ पर, ये सामने की तरफ ये m1 है, इसमें सामने की तरफ टेंशन फोर्स और इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन, सो देयरफॉर T इज इक्वल्स टू स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज T और टेंशन फोर्स कितने न्यूटन का है? 4 न्यूटन का। तो यहाँ पर लेकिन अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो 4 न्यूटन का लग रहा है, 8 का नहीं है भाई, ध्यान रखना। 8 न्यूटन का नहीं है, कितने न्यूटन का? ये 4 न्यूटन का है। समझ गए आप? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है। अब एक और सिचुएशन हम ले रहे हैं यहाँ पे, पेज नंबर 6। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में यहाँ पर इसको कितना लिखा रहने देता हूँ, सब कुछ वही रहने देते अपन। यहाँ पे मैंने ले लिया 3 kg, और 3 kg लेने के बाद में अब ये नीचे एसिलरेट होगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अरे ये तो कर लिए ना सर अभी अरे रुक तो जा भाई, अभी सुन तो पहले। ये एसिलरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। सर। अगर मैं मान लो इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दूं ऐसा, तो इसका मास कम से कम कितना होना चाहिए जिससे ये सिस्टम रेस्ट पे रहे, एसिलरेट ना हो? समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम चेंज कर दे रहे हैं, और क्वेश्चन को चेंज करके मैं इस तरह से बना देता हूं कि भाई यहाँ पर ये थोड़े मैं छोटे बना दे रहा हूँ, नॉर्मल और mg। सो दिस इज mg हियर, और ये आ गया इसका नॉर्मल, ठीक है, डाउन के कारण। तो यहाँ पे आपको ये वाले ब्लॉक की वैल्यू बताना है, स्मॉल m की। फाइंड स्मॉल m so that system remains at rest. System remains at rest or in equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए सिस्टम, या रेस्ट पे रहना चाहिए। यहाँ पर भी आप g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड इस पर ले सकते हो। अभी समझ गया क्वेश्चन या नहीं? तो ये हवा पे नहीं है, यहाँ पे आपको इसके ऊपर रखे, तो अब आपको स्मॉल m की वैल्यू पता करनी है जिससे पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे रहे। समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। तो अब कैसे सोचोगे? ऐड करेंगे सर उसका मास, किसका मास? छोटे वाले का। किस पे ऐड करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे सर m1 में से, मतलब टोटल करेंगे उसका और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। नहीं तो इक्वेशन कैसे सोचोगे? आपको m की वैल्यू निकालने की, कम से कम m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे बना रहे या इक्विलिब्रियम पे बना रहे, मतलब नेट फोर्स 0 आए। अब यहाँ पे आपको किसको नहीं सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना है? यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया कि भाई ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे तो ये भी रेस्ट पे रहना चाहिए, है ना? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। तो ये रेस्ट पे रहना चाहिए, मतलब आपका काम थोड़ा सा और आसान हो गया। ये हो गया आपका 3g एंड दिस इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। तो ये भी आ गया आपका 30 न्यूटन, तो ये भी कितने न्यूटन हो गया? 30 न्यूटन।
मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये काइनेटिक अब हो नहीं सकता, ये फ्रिक्शन कौन सा आएगा, स्टैटिक वाला रहेगा। तो ये वाले ब्लॉक पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितने न्यूटन का पता चल गया आपको, 30 न्यूटन का आना चाहिए। ठीक है, समझ गए या नहीं? यस। तो अब आगे कैसे कैलकुलेट करोगे? ये एम आपको नहीं पता, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल। लेकिन क्या ये नॉर्मल m1g के बराबर है यहाँ पर? सर m1 प्लस स्मॉल m। हाँ, अब यहाँ पर जो नॉर्मल आएगा वो दोनों का सम बन जाएगा ना, ये वाला मास भी और ये वाला मास भी। सो दिस इज इक्वल्स टू m1 प्लस स्मॉल m इंटू जी होगा। समझ गया? ये जो नॉर्मल आ रहा है यहाँ पे, ये छोटा वाला, ये सॉरी, एक बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर आपने एक और छोटा वाला ब्लॉक रख दिया, तो जो टोटल वेट है, आप दोनों को एक ही मान लो, अगर आप दोनों को एक ही मान ले रहे हो, तो जो टोटल वेट है m1 प्लस स्मॉल m इंटू जी, दिस इज m1 एंड दिस इज स्मॉल m, और यहाँ पर जो नॉर्मल है ये आ गया, तो ये नॉर्मल की वैल्यू इन दोनों के वेट के सम के बराबर आएगी। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए है ना? हाँ, लेकिन अब इसमें एक बात और ध्यान देना, ये दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, चिपका के नहीं रखे हो आपने, रखे बस हो, मतलब ये एक ही बॉडी नहीं है, तो इनके बीच में भी आपस में नॉर्मल रहेंगे, लेकिन इसमें भी नॉर्मल और इसमें नीचे भी नॉर्मल आएगा। अगर आप इसको एक ही बॉडी मान रहे हो यहाँ पे, तो दोनों के नॉर्मल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो मैं इसके बाद बता रहा हूँ अभी। तो पहले हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। तो ये वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं होना चाहिए, तो स्लाइड नहीं होने के लिए यहाँ पर therefore tension force is equals to static friction, and since static friction is less than equals to Fs maximum, तो अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, टेंशन फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू Fs मैक्सिमम। टेंशन फोर्स की वैल्यू कितने न्यूटन आ गई आपकी? 30 इज लेस देन इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? म्यू। चलो यहीं पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ये 0.4 है, ये m1 प्लस m1 भी आपको पता था, ये है 2 प्लस m, और g की वैल्यू आपकी 10 हो गई। तो डायरेक्ट आप कितना रख सकते हो यहाँ पे? दिस इज 4 इंटू 2 प्लस स्मॉल m, सो इट इज 4 इंटू 2 प्लस स्मॉल m। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 30 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस स्मॉल m, और कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे आएगा ये 7.5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस m, या फिर यहाँ पे बचेगा 5.5 लेस देन इक्वल्स टू m, और m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.5 kg। मतलब इसका जो मास है कम से कम 5.5 kg का रहना चाहिए, या उससे ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, हेलो, अरे समझ गए या नहीं? देख लो अभी कैलकुलेशन देख लो। हेलो, कैलकुलेशन देख लो। स्मॉल m की लीस्ट वैल्यू 5.5 kg हुई। हाँ, लीस्ट वैल्यू कम से कम 5.5 रहना चाहिए, ज्यादा तो तुम कितना भी रख सकते हो, फिर कम से कम 5.5 kg रखना पड़ेगा, तब ये सिस्टम पूरा आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, हेलो, समझ गए? यस सर। कोई डाउट? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लिए? यस सर। अब एक मिनट और। हाँ, अभी कुछ बच्चों को ये लगा होगा कि सर ये वाला नॉर्मल आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिए, मैं वहीं पे आता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट फटाफट कंप्लीट करो। हो गया है ना? हेलो, ले लिए हो? अरे स्क्रीनशॉट ले लिए हो कि नहीं? यस सर। तो अभी देखो, हम ये वाले ब्लॉक पे आते हैं अभी। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, और मैं सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल के लिए हम देख रहे हैं।
मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर आपने छोटा वाला ब्लॉक रखे, स्मॉल m, ये है आपका m1, ठीक है। तो अब देखो ये वाले ब्लॉक का जो वेट है ये आ गया आपका m1g, ये इसका नॉर्मल आ गया, इसका वेट हो गया आपका mg, और यहाँ पे इस पे नॉर्मल n डैश और इस पे नॉर्मल आ जाएगा n डैश, हाँ या ना। और इस पे इधर पे लग रहा है टेंशन फोर्स और इधर पे लग रहा है फ्रिक्शन, एंड दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि सिस्टम को आपने रेस्ट पे रखा है। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, तो देखो ये वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, m1 पे कौन कौन सा फोर्स है, m1 पे है टेंशन, इसका स्टैटिक पीछे, इसका नॉर्मल ऊपर, और ये छोटे वाले ब्लॉक का नॉर्मल एंड डैश नीचे। तो एक्चुअल में आप ये वाले ब्लॉक को अगर देखते हो तो एन डैश की वैल्यू यहाँ पे आएगी स्मॉल mg, और ये वाले ब्लॉक पे अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो इसका नॉर्मल लग रहा ऊपर, और ये नॉर्मल किसके बराबर है, m1g खुद का वेट और प्लस ये एन डैश, और ये एन डैश की वैल्यू स्मॉल mg है, तो m1g प्लस स्मॉल mg, इसलिए ये जो नॉर्मल है इसमें दोनों का वेट आ गया, लेकिन यहां पर के नॉर्मल में सिर्फ इसका वेट आ रहा है। समझ गए अब? हेलो, समझ गए या नहीं? देख लो, अरे समझ गए या नहीं? जल्दी देखो भाई। यस सर। समझ गए? तो वो डायरेक्ट क्यों सोच लिए थे हमने, डायरेक्ट वहां पे नॉर्मल क्यों लिख दिए थे, वो इसका रीजन ये है। तो मैंने दोनों ब्लॉक पे अलग अलग इक्वेशन लिख के बता दिया, अलग अलग फोर्स लिख के बता दिया। अब किसी के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर यहां पर भी फ्रिक्शन हो सकती है क्या? भाई ज्वाइंट थोड़ी करे हो आपने, एक ब्लॉक के ऊपर ये वाला ब्लॉक रख दिए हो, यहां पर भी फ्रिक्शन हो सकती है क्या? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो सर ये बाद में करेंगे, क्या? ये कल सोचेंगे सर। कल आगे का सोचेंगे, बस सीधा सीधा बता देता हूँ, ठीक है देख ले। हाँ, अगर मान लो तुम यहाँ पर फ्रिक्शन सोचते हो तो सिस्टम कैसा आपका, रेस्ट पे, तो ये वाले जो सरफेस है वो तो रेस्ट पे ही आप सोच रहे हैं सीधे सीधे, इसके ऊपर आपने एक और ब्लॉक रख दिया, तो अगर तुम खुद से इसमें फ्रिक्शन लोगे तो किस डायरेक्शन में लोगे, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पर कि ये सरफेस रेस्ट पर, उसके ऊपर आपने ब्लॉक रखा, तो इस ब्लॉक की ना तो टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन करने की और ना ही रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ये यहाँ पर का जो जॉइंट आया है यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस सरफेस, ये जो सरफेस है ये तो इधर उधर मूव नहीं हो रहा ना, आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई ये रेस्ट पे, तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना तो वो स्लाइड हो रहा है और ना उसकी इच्छा है स्लाइड होने की, मतलब ना तो उसकी टेंडेंसी। तो यहाँ पर की कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में ना तो स्लाइडिंग हो रही है और ना उसकी टेंडेंसी है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं आएगा। मतलब ये वाली जो सरफेस है, वेदर इट इज स्मूथ और रफ, इस क्वेश्चन के लिए फर्क नहीं पड़ेगा उस पे। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए? सर वही अगर इस पे एक्सेलरेशन होता तो बॉक्स में फ्रिक्शन होता ऊपर वाले? हाँ, अगर मान लो इसमें एक्सेलरेशन आता ना तो फिर ऊपर वाले बॉक्स में भी फ्रिक्शन आता, तो वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। तो वो आपके जेई मेंस और जेई मेंस के लिए तो ठीक है, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, नीट लेवल में वैसे क्वेश्चन नहीं आते, तो वैसे क्वेश्चन सिर्फ हम जेई एडवांस के लिए करेंगे, ठीक है, जिनमें दोनों ब्लॉक में रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है, वो सिर्फ जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए बताएंगे, ठीक है? ओके, ये समझ गए आज की कहानी पूरी? ये कोई डाउट है किसी को? इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखो भाई, जैसे नीट में किसी को रैंक चाहिए, रैंक अगर चाहिए तो फिर आप एससी वर्मा लगाओ, क्योंकि इस साल जिन बच्चों ने आउट ऑफ स्कोर किया ना, फिजिक्स में भी 180 में से 180 ले आए, पहली बार हुआ। सर उन्होंने जेई एडवांस के और जेई मेंस के भी क्वेश्चन किए थे। हाँ, और जेई मेंस भी सिलेक्ट हुए, वो अच्छे खासे परसेंटाइल से हुए, 99 कुछ परसेंटाइल था उनका, तो वो तभी हो सकता है ऐसा, है ना?
और फिर अप्रोच भी आपको वैसी करनी पड़ेगी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ नीट वाले बच्चों को, क्योंकि आप लोग साथ में पढ़ रहे हो तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, एससी वर्मा के क्वेश्चन। अगर आपको रैंक चाहिए कि बिल्कुल मॉड्यूल्स हमारी करने उसके बाद क्या, हेलो सर पहले मॉड्यूल्स करनी उसके बाद वर्मा ना। हाँ, पहले तुम लोग मॉड्यूल कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई नीट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप लोग एससी वर्मा के क्वेश्चन लगा लो चाहो तो। ठीक है, तो उन अगर आपको रैंक चाहिए ना तो फिर एक्सेप्शनल तैयारी करनी पड़ेगी फिर रैंक के लिए। रैंक के लिए फिर अपन ऐसे लल्लू पंजू टाइप का नहीं कि अरे नीट की क्लास अलग करें, जेईई अलग करें। तो आपका भला इसी में हो रहा है ना नीट वाले बच्चों का, क्योंकि आप उस लेवल से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर पूरी सॉल्व करनी है? हाँ, अगर करना है तो फिर तो पूरी करना पड़ेगा ना, तो आपके पास फिर टाइम ही नहीं बचेगा, तो फिर आप मेहनत में लग जाओ। आपका अगर टारगेट बड़ा है तो फिर मेहनत भी उतनी लगेगी ना।